इस यूनिट में है इंडियन ट्रेडिशन कल्चर एंड सोसाइटी यूनिट 2 यानी मॉड्यूल 2 के नोट्स। मॉड्यूल 2 जिसका नाम है इंडियन लिटरेचर कल्चर एंड प्रैक्टिसेस। ये है इसका सिलेबस। इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे चैप्टर का, फिर एवोल्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट यानी कि जिससे हमारी भाषाएं लिखी जाती हैं उससे कहते हैं स्क्रिप्ट। फिर वह देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर हड़प्पा एंड ब्राह्मणी स्क्रिप्ट क्या होती है, फिर वेद्स क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं। उसके बाद बुद्धिस्ट कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, उनके कुछ मेन जो फिलोसफी है उनके बारे में, फिर जैन जैन कल्चर एंड फिलोसफी, फिर रामायण एंड महाभारत और फेमस संस्कृत ऑथर्स, फिर नॉर्थन इंडियन लैंग्वेज। नॉर्थन इंडिया यानी कि जम्मू उत्तराखंड इन साइड इधर साइड की जो लैंग्वेजेस बोली जाती थी वो लैंग्वेज के बारे में देखेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, इसलिए मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन से बुद्धिस्ट और जैन कल्चर तक। उसके बाद हम रामायण महाभारत और फिर आगे 2 पार्टों में इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए। इंट्रोडक्शन। एक लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज हमारे बोलने वाली जो लैंग्वेज है जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं उसे लैंग्वेज कहते हैं, यानी कि लैंग्वेज यूजुअली रेफर टू स्पोकन लैंग्वेज और मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। और स्क्रिप्ट क्या होती है? स्क्रिप्ट जो होती है वो कैरेक्टर्स होती है जो हम लिखते हैं उसको, जिसके जो कैरेक्टर होते हैं उनको हम स्क्रिप्ट के अंदर लेते हैं। तो स्क्रिप्ट रेफर टू अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर यूज टू राइट वन और मोर लैंग्वेज। ठीक है, इसमें नीचे बताया गया है एग्जाम्पल स्क्रिप्ट का कुछ छोटा सा। तो ये है ओम। ओम रिप्रेजेंट करता है वॉकिंग, ड्रीम एंड डीप स्लीप। चलो, ये इसका प्रतीक किसको माना जाता है? ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को प्रतीक माना जाता है इसका, मेनली शिव जी को। इसका जो मेन जो मतलब इसका इससे समझते हैं इसका मतलब है एवरीथिंग, यानी कि जो भी इस यूनिवर्स में है सब ओम के द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे कि इन्फिनिटी एक तरीके से कहा जा सकता है। द सिंबल एवरीथिंग सिंबलाइज, यानी ओम सिंबलाइज एवरीथिंग, इसका मतलब एवरीथिंग होता है। द मेन गोल ऑफ लाइफ, द वर्ल्ड एंड द ट्रूथ बिहाइंड इट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एवोल्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट कहाँ से आई और कैसे इवॉल्व होती रही उसके बारे में पढ़ेंगे। लैंग्वेज है वो हमारी एक्सप्रेशन को दर्शाता है और जो लिटरेचर है वो उस टाइम की फिलोसफीज को, सोसाइटी की दर्शाता है। अब इंडियन पीपल क्या क्या बोलते थे, ये कहाँ से आए? तो जो इंडियन पीपल है या जो इंडियन फैमिलीज हैं वो ज़्यादातर आर्यन, द्रविडियन और सैनो ट्रिवेनियन और ऑस्ट्रियन स्पीच का यूज़ करती है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट अलग अलग उसका यूज़ होता था पहले, अभी की बात नहीं हो रही, अभी की बात पहले की बात हो रही। ठीक है, फिर इंडियन सिविलाइजेशन हैज़ फाउंड इट एक्सप्रेशन प्रीमियरली थ्रू द आर्यन, यानी जो बोला गया है आर्यन स्पीच में ज़्यादातर आर्यन स्पीच यूज़ करते थे। थोड़ी बहुत क्या कहते हैं त्रिवेदी में यूज़ करते थे, वो देखेंगे आगे। इट डेवलप ओवर द कंट्रीज सेंचुरीज थ्रू वैदिक संस्कृत, यानी कि जो इसका आर्यन स्पीच को वैदिक संस्कृत के साथ में मिला के बनाया गया और इससे हमारी जो आज की जो है वो बनती गई। ठीक है, ओल्ड इंडो आर्यन, यानी कि उसको हम उस टाइम पर ओल्ड इंडियन आर्यन स्क्रिप्ट कहते थे। जो आर्यन स्क्रिप्ट थी उसको ओल्ड संस्कृत के साथ मिलाकर ओल्ड इंडियन आर्यन स्क्रिप्ट कहा जाता था। उसके बाद हम आती है द्रविडियन, जो कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है इंडिया की, क्योंकि इसे ज़्यादातर इसको बोला जाता था। इससे जो इस स्क्रिप्ट से जो लैंग्वेज आज जो बनी है वो लैंग्वेज साउथ इंडिया में बोली जाती है, जैसे कि कन्नड़, मलयालम, तमिलनाडु एंड तमिल एंड तेलुगु। ये जो लैंग्वेज बनी है इसे द्रविडियन स्क्रिप्ट से इस एरिया में बोली जाती है द्रविडियन स्क्रिप्ट। उसके ये तीनों द्रविडियन के बोल रखा है, सैनो टिबेटियन लैंग्वेज का बोल रखा है। और सैनो टिबेटियन लैंग्वेज में ये तिब्बत की साइड के उधर की साइड है ये, तो उसमें तिब्बत में जो लैंग्वेज वाली थी वो जो मणिपुर साइड में बोली जाती थी मणिपुरी, वो बंगाल में बंगाली और असम में शामिल। जो ये लैंग्वेज जो आई है ये सैनो तिब्बतियन लैंग्वेज से, ये स्क्रिप्ट से आई है सारी लैंग्वेज। ऑस्ट्रिक लैंग्वेज ये जो है हमारी इंडिया में बहुत पुरानी तरीके से बोली जाती है, बट ये बहुत कम बोली जाती है। कहाँ कहाँ बोली जाती है? जो इंडो चाइना जो बॉर्डर है उसके पास में जो मलयालम है, मलयालम इंडोनेशिया मेलियम और इंडिया में बर्मा जो है वहाँ पे बोली जाती है ऑस्ट्रिक लैंग्वेज। और आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था? ये बहुत ही पुरानी एक सिविलाइजेशन थी इंडिया की, यानी इंडिया की क्या, इंडिया को माना जाता है कम से कम 5000 साल पुरानी जो है ये एक सिविलाइजेशन थी। ये सिविलाइजेशन फेमस यानी इसलिए है क्योंकि बहुत वेल स्टेब्लिश और एक मतलब मॉडर्न बोल सकते हैं, उस टाइम की मॉडर्न सिविलाइजेशन थी। इस सिविलाइजेशन में जो सील्स होती हैं, यानी कि जो सिंबल वाली सील होती है उस टाइप का चलन स्टार्ट किया था, जो इस टाइम पे कम से कम 3000 सील जो है डिस्कवर हो चुकी हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडियन वैली सिविलाइजेशन की खोज जो हुई थी वो 1920 में हुई थी। इससे पहले यही सोचा जाता था कि जो इंडिया है उसमें सिर्फ 2 ही स्क्रिप्ट का यूज़ होता है, जो कि ब्राह्मणी स्क्रिप्ट और कुशती स्क्रिप्ट। बट इसके बाद खोजने के बाद पता चला कि इसमें बहुत सारी स्क्रिप्ट का यूज़ होता था। जो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट थी वो पहली से स्क्रिप्ट थी जो लेफ्ट से राइट में लिखी जाती थी, और इसकी जो डेवलपमेंट हुई थी 5th सेंचुरी में हुई थी। और जो कोशित्री स्क्रिप्ट थी उसकी डेवलपमेंट जो हुई तो 5th सेंचुरी में हुई थी, 5th BC में हुई थी, और जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बोली जाती थी। सिद्धिका स्क्रिप्ट। सिद्धिका स्क्रिप्ट जो है 6th सेंचुरी में आई थी, और ये जो आज की जो संस्कृत बनी हुई है ये सिद्धिका स्क्रिप्ट से ही बनी हुई है। ठीक, तो जैसे कि जो इसको पहले नागरी स्क्रिप्ट कहा जाता था। नागरी जो है वो देवनागरी, जो आपने सुना होगा, जो हमारी हिंदी की जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी है, वो इसी का मॉडर्न वर्जन है। संस्कृत जो बनी है वो देवनागरी स्क्रिप्ट से ही बनी है, मतलब जो नागरी स्क्रिप्ट है वो संस्कृत है और देवनागरी हिंदी की है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इंडस स्क्रिप्ट जो इंडस वैली में जो बोली जाती थी उसको इंडस स्क्रिप्ट कहते थे, जो आल्सो नोन एज हड़प्पन स्क्रिप्ट। इज अ कॉर्पोरस सिंबल प्रोड्यूस बाय द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिटवीन 26 से 20 सेंचुरी में बीच में। ये जो इनको सिंबल से जो सिविल लैंग्वेज जो अपना कम्युनिकेट करते थे उसको इन्होंने इंडस स्क्रिप्ट कहा, जो कि हड़प्पा स्क्रिप्ट के भी नाम से जानी जाती है। हाँ, क्या जाए कि जो 1920 से पहले जब जो 1920 थी उसमें पहले इंडस वैली की सिविलाइजेशन का वो पता चला, बट उससे पहले ही 1873 में जो अलेक्जेंडर चेनिंगम थे, इन्होंने एक सील डिस्कवर करी थी। उसके बाद में जब से अब तक 4000 से भी ज़्यादा सील्स जो है वो डिस्कवर हो चुकी हैं। अब आते हैं ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। ब्राह्मणी स्क्रिप्ट क्या? ब्राह्मणी इज द ऑरिजिनेटर ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट इंडियन स्क्रिप्ट, यानी ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है वो आज की जो इंडियन स्क्रिप्ट है उसकी ओरिजिनेटर, यानी कि जो इंडियन स्क्रिप्ट बनी है आज के टाइम पे वो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट से ही डेवलप हुई है, जैसे कि देवनागरी, बंगाली, तमिल एंड मलयालम।
अब आ जाते हैं ब्राह्मणी स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं क्या होता है ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। ऑल इंडियन स्क्रिप्ट वर ड्राइव फ्रॉम ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। देयर आर टू मेन फैमिलीज ऑफ स्क्रिप्ट, एक होता है देवनागरी और होता है द्रविडियन। तो देवनागरी क्या होता है, इन विच द बेसिक ऑफ लैंग्वेज ऑफ नॉर्थन एंड वेस्टर्न इंडिया लाइक हिंदी, गुजराती, बंगाली, मराठी, डोगरी एंड पंजाबी। और दूसरा द्रविडियन, द्रविडियन में क्या कौन कौन स्क्रिप्ट है, विच शोज द फॉर्मेट ऑफ ग्रंथ एंड वट्टिटुलु, यानी ये ग्रंथ है ये जो उसको, और वट्टिटुलु जो है वो दूसरी, जैसे कि दूसरी लैंग्वेज उसको, वट्टिटुलु का मतलब होता है जो हमारी जो ग्रंथ है वो दूसरी लैंग्वेज में होती है, जैसे कि तमिल वगैरह साइड में उसको होता है गुप्ता स्क्रिप्ट। जो गुप्ता स्क्रिप्ट है इट इज़ आल्सो नोन एज लेट ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। जो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट के बाद में जो बनी है वो उसे गुप्ता स्क्रिप्ट कहते हैं, क्योंकि गुप्ता काल में बनी थी, इसको हम लेट ब्राह्मणी स्क्रिप्ट भी कहते हैं। इससे कौन कौन सी लैंग्वेज आई हैं, इट गिव्स राइज टू द नागरी, शारदा एंड सिद्धवट्टिका स्क्रिप्ट, ये जो स्क्रिप्ट गुप्ता पीरियड की, विच इन टर्न गेव राइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया सच एज देवनागरी एंड बंगाली। तो जो नागरी है इसी से देवनागरी बनी है, जो पहले जो थी वो नागरी कहलाती थी गुप्ता पीरियड में, फिर ब्राह्मणी पीरियड आया तो उसमें देवनागरी हो गई है और फिर उसको नागरी स्क्रिप्ट हुआ है। इट वाज एन ईस्टर्न वेरिएंट ऑफ द गुप्ता स्क्रिप्ट। इट इज़ an early form of Devanagari script. It branched off into many other scripts such as Devanagari. It was used to write both Pratik and Sanskrit. जो संस्कृत है वो आपको बताइए, प्रतीक भी हमारी एक लैंग्वेज होती है, मतलब स्क्रिप्ट है जो बोली जाती थी, जो प्रतीक मेनली जो प्रीस्टों में बोली जाती थी उस टाइप की, ठीक है। आगे बोलते हैं जो देवनागरी का मतलब क्या होता है, देव मीन होता है गॉड और नगरी मतलब होता है सिटी। जो देव यानी कि प्रीस्ट जो मतलब इसका मतलब होता है कि रिलीजियस सिटी, और अर्बन यानी कि जैसे कि सिटीज़ जो होती हैं वेल एस्टेब्लिश सिटी उसकी, तो इस जो वहाँ बोली जाती थी इसलिए हमें इसे देवनागरी बोला है, ठीक है। शारदा स्क्रिप्ट आ जाते हैं। जो शारदा स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मणी फैमिली ऑफ स्क्रिप्ट है, यानी कि जो ब्राह्मण जो यूज़ करते थे वो शारदा स्क्रिप्ट यूज़ करते थे। ये उस एट सेंचुरी में ये जो जम्मू कश्मीर एरिया है उसमें बहुत ही फेमस हुई थी, बट इसको वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि इसे इसका यूज़ नहीं होगा उसके बाद। तो उस टाइम के बाद जब रिस्ट्रिक्ट हो गया तो इसमें से पंडित लोग होते हैं, हमारे प्रीस्ट थे, वही इसे यूज़ करते थे। वो भी कभी यूज़ करते थे अपने को पूजा पाठ करना होता तभी यूज़ करते थे इस लैंग्वेज स्क्रिप्ट को, शारदा स्क्रिप्ट को। हाँ, इस शारदा का मतलब क्या होता है, शारदा मतलब होता है सरस्वती माता, यानी कि गॉड ऑफ लर्निंग। अगले पाए आते हैं सिद्ध मत्रिका स्क्रिप्ट यानी कुटिला। This script was prominent in Eastern India in 6th century AD, leading to subsequent evolution of Gaudi script. The Eastern Nagari script of Bengali, Assamese script define the unified uses of Bengali script and Assamese script through minor variation within it. अभी आ जाते हैं ये स्क्रिप्ट है कुछ, ये सबसे ऊपर लिखा है इंग्लिश में, यानी का की कू के, यानी उसके बाद ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा है जो प्लस से, मतलब उसका मतलब है क, उसके बाद का ग ग च ज, और फिर बंगाली में लिखा हुआ है, उसके देवनागरी में, उसके गुजराती, ये जो लिखा हुआ है ये सारी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ठीक। आगे पा जाते हैं ब्राह्मणी स्क्रिप्ट के बारे में, देखते हैं क्या है ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। ये क्रोनोलॉजिकल उसमें ऑर्डर में लिखा गया है। ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं 2500 BC से, और एंडिंग जो है इसकी 14 से 100 AC, इसके बीच में ये डेवलप हुई और इवॉल्व होती गई, ठीक है। जो आज की स्क्रिप्ट है उसमें कन्वर्ट हुई। तो देख लेते हैं इसकी 4 स्टेजेस में डेवलप हुआ, इसको कैसे देख लेते हैं। पहला है, तो आपको देखना ही होगा, मैं इसको जूम करता हूँ। पहला है प्रोटो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। प्रोटो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट ये कहाँ कब से कब तक थी, 17 से 600 BC तक। फिर आता है प्री मौर्यन स्क्रिप्ट, यानी कि मौर्य जो आए थे, मौर्याज आए थे उससे पहले की प्री मौर्यन, यानी कि 600 से 350 तक BC तक। फिर आता है मौर्यन ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, यानी कि 350 से 150 तक। फिर आता है पोस्ट मौर्यन ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, यानी कि 150 से 600 AD। ये ब्राह्मणी स्क्रिप्ट का है, दिखाया गया कैसे ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को लिखा जाता था। जो स्टार्टिंग में लिखा है लिखा है, फिर यानी जो आज का है इ ई उ ए ऐ ओ औ क ख ग, यहाँ से प्लस से स्टार्ट हो जाता है, क ख ग घ छ छ ज झ, या प प ठ ठ म ठ ठ, जो भी है लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं जो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी ब्राह्मणी स्क्रिप्ट देवनागरी में, या फिर जो हम बनी है, हम बोल रहे हैं पीछे से कि ब्राह्मणी स्क्रिप्ट का यूज़ हुआ है, सब में कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जो हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था। इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें पता चला कि हम जब उस टाइम के व्यक्ति लिखना जानते थे और सिंबल्स का मतलब यूज़ करते थे, लिखना जानते थे। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्राह्मणी स्क्रिप्ट और क्रोशिती स्क्रिप्ट डेवलप हुई। क्रोशिती ब्राह्मणी स्क्रिप्ट से बनी नॉर्थन स्क्रिप्ट और साउथर्न स्क्रिप्ट। नॉर्थन स्क्रिप्ट जो डेवलप हुई उसमें गुप्ता, कुटिला, नागरी और शारदा बंगाली स्क्रिप्ट यूज हुई, और जो साउथर्न स्क्रिप्ट थी उसमें बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और तमिल बनी। तो समझ गए। और इन्हीं ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को उसमें, यानी कि इसमें देवनागरी से जो बनी, जो जैसे कि नॉर्दर्न स्क्रिप्ट है उससे नागरी बनी, और नागरी से देवनागरी बनी, जो इस टाइम की हिंदी लैंग्वेज, ठीक। अब आ जाते हैं बुद्धिस्ट, यानी इसमें मैंने जैसे आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम इसमें बुद्धिस्ट नहीं पढ़ेंगे, बस में थोड़ा सा एक बताया गया कि उस लैंग्वेज उस टाइम पे जो बुद्धिस्ट में क्या हुआ था। जो अशोका आपने सुना होगा, जो किंग अशोक थे, वो बुद्धिज्म के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने बुद्धिज्म को काफ़ी बढ़ावा दिया, काफ़ी बढ़ाया, उसका प्रचार किया। तो उसमें जो उनमें जो चेंज आया था वो किस लिए आया था, उनमें जो चेंज आया था वो जो उन्होंने देखा था कि जो वॉर हुई थी उसमें उनके बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे, उन लोगों को देख कर उनका हृदय परिवर्तन हुआ, उन्होंने जंग वंग सब छोड़ दिया, वो बुद्धिस्ट कल्चर को के प्रशंसक बन गए, ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम बुद्धिस्ट लिटरेचर और बुद्धिस्ट कल्चर पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। अब आते हैं वेद क्या होता है। वेद जो हमें क्या होता है, वेद का मतलब होता है जो हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, जो हमें बताती है कि उस टाइम पे क्या होता है, फिर जो भी उसको वेद कहते हैं। उसको क्या दिखाता है, वेद हमें विजडम, नॉलेज और विजन देता है। द वेदास आर द कलेक्शन ऑफ हाइम एंड अदर रिलीजियस टेक्स्ट कंपोज इन इंडिया इंक्लूडिंग
elements such as liturgical material as well as mythological account, poem, prayers and formula considered to be scared by a Vedic region. अब ये वेद किस टाइप के होते थे? ये वेद जो होते हैं वो 4 प्रकार के वेद होते हैं। नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आपको ये याद करने पड़ेंगे। याद करने के लिए एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको, ताकि आपको ये याद रहे। आपने सभी ने जॉली LLB 2 देखी होगी। अक्षय कुमार जी जब कोर्ट में होते हैं तो जो करीम, वसीम करीम जो आता है उससे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। वो नाम बताता है अपना। फिर बोलते हैं कि चलिए शास्त्रार्थ करते हैं। जो शास्त्रार्थ मतलब है वो कुछ उससे सवाल पूछते हैं। उसमें कुछ वो सवाल एक पूछते हैं कि चलिए बताइए वेद क्या होते हैं। तो उसमें जो वसीम करीम जो भी उसका नाम था वो बोलता है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये जो ऋग्वेद बताए थे वो यही है। अब ये ऋग्वेद का क्या काम होता है, यानी ऋग्वेद में क्या बताता है, जो नॉलेज ऑफ हाइम एंड प्रेस। ये जो हाई मतलब होता है जो जड़ी बूटी विज्ञान टाइप का, उसका हमें नॉलेज देता है। सामवेद क्या देता है हमें, लिटरेचर और मेलोडी, यानी कि जो हमारा संगीत है, संगीत जो उसकी नॉलेज देता है वो हमें सामवेद देता है। यजुर्वेद क्या देता है, सेक्रीफाइसल फॉर्म, यानी जो सेक्रीफाइसल फॉर्मूला, यानी कि जो आज की जो सेक्रीफाइसल फॉर्मूले देता था। और दूसरा अथर्ववेद क्या देता है, मैजिक फॉर्मूला, यानी कि जैसे उस टाइम में बताया जाता है कि भारतीयों ने सबसे पहले ही कहते हैं अर्थ से मून का और अर्थ से सन का जो डिस्टेंस निकाल लिया था, वो यही उसी की उसमें इन्हीं में दिखाया गया था अथर्ववेद। ठीक है, अगला बढ़ते हैं आगे। वेदास, वेद। अब देखो हम ये जो पढ़ क्यों रहे हैं सब वेद वेद, इसका हमें इस टाइम पे क्या यूज़ है। तो इन्होंने जो सिलेबस डिफाइन किया है इसके अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ वेदों को कैलकुलेट किया है कि हमें क्या फ़ायदा देंगे। तो कस्टमर रिलायबिलिटी ऋग्वेद से, हाउ टू स्पीक, हाउ टू स्पेंड योर सेल्फ एंड योर कस्टमर, हाउ टू मैनेज एंड मोटिवेट योर सेल्स टीम में, चेंज मैनेजमेंट, ये सब हमें शिक्षा देती हैं, इन वेदों से पढ़ सकते हैं। अब आते हैं उपनिषद। उपनिषद क्या होता है? उप का मतलब होता है नियर, नी मतलब होता है डाउन, साज मतलब होता है टू सिट। तो ओवरऑल मीनिंग जो हो गया, तो हो गया दोज हु सिट नियर या फिर सिटिंग नियर टू द टीचर, यानी कि जो टीचर जो बोलता है उनसे सवाल किए जाते हैं और उनका जो जवाब लिया जाता है अकॉर्डिंग टू वेद्स। इसको हम उपनिषद कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट उपनिषद के नाम दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। कुछ में से एकास की ना, कथा, प्रश्न, कथा वाचन के ना, इसी का प्रश्न, ये सब होता है इसका। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट उपनिषद में याद कर लीजिएगा। द उपनिषद टेल अस दैट द कोर ऑफ आवर ओन सेल्फ इज नॉट द बॉडी, द माइंड और माइंड, बट इट इज़ सेल्फ, यानी कि आत्मा। इसके उपनिषद जो बताते हैं कि जो हमारा जो सेल्फ है वो, यानी कि जो हमारी आत्मा है वो है हमारा मेन स्वरूप, ना कि ये बॉडी। अब उपनिषद के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। कब से स्टार्ट हुआ? तो ये 400 BCE से स्टार्ट हुआ है, यानी कि अपियर्ड लेट इन वैदिक एज। ये वैदिक एज में हुआ था अराउंड 800 to 400 BC। उपनिषद का मीनिंग क्या होता है? सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एंड रेफर टू प्रैक्टिस डिसिप्लिन, गैदरिंग बिफोर अ सेज फॉर डिस्कसिंग रिलीजियस इशूज। यानी कि जो महाराजा या राजा जो भी होते थे वो जिन्हें किसी भी टॉपिक पर अगर वो बात करनी होती तो वो कुछ सेज मतलब कि कुछ जो साधुओं को बुलाते थे, संतों को बुलाते थे, उन्हें उनके साथ बैठते थे, उनके पीछे उनसे उपनिषद लेते थे, उनसे कुछ शास्त्र यानी कुछ क्वेश्चन करते थे और वो उसका जवाब देते थे, यानी कि उसको एक्सप्लेन करते थे शास्त्र के हिसाब से। तो इसको हमने वेद्स बोला, यानी जो उपनिषद बोला। ठीक है, तो उपनिषद वर डायलॉग दैट एक्सप्लोर्स द वेद, यानी कि जो वेद्स में कहा जाता है वो, और उसकी जब कोई उससे वार्तालाप करता है वेद्स के बारे में तो उसे उपनिषद कहा जाता है। अब आगे पढ़ लीजिए उपनिषद। ईच पर्सन इज, ये कुछ लाइन्स हैं जो कि वेदों से ली गई हैं, जो कि उपनिषद होती हैं। जैसे कि ईच पर्सन इज अ पार्ट ऑफ अ लार्ज कॉस्मिक ऑर्डर, फॉर्म ऑफ अ सिमिलर पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सोल नोन एज ब्रह्म। ब्रह्म, यानी कि ब्रह्म से ही हम बने हैं। ब्रह्म इज एन इटर्नल अनचेंजिंग फाउंडेशन ऑफ द थिंग, यानी कि ब्रह्म ही हम सभी से सबका स्वरूप है। इंडिविजुअल सोल और बोर्न इनटू फिजिकल वर्ल्ड मेनी टाइम, यानी कि जो हमारी आत्मा है, हिंदू कल्चर के हिसाब से बोले जा रहा है यहाँ पे, ईस्टर्न कल्चर के हिसाब से नहीं, हिंदू कल्चर के हिसाब से जो हमारी आत्मा है वो बार बार जन्म लेती है, हम द्वारा बार बार जन्म लेते हैं। या सोल वर मोस्ट ऑन ह्यूमन बट समथिंग एनिमल, यानी कभी हम ह्यूमन के टाइम में ह्यूमन के स्वरूप में जन्म लेते हैं, कभी किसी जानवर के, कभी किसी पक्षी के, हम किसी की तरह, पर हमारी सोल होती है वो हमेशा सेम ही रहती है। आगे बढ़ते हैं। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ द उपनिषद, यानी कि जो कुछ डॉक्ट्रिन है उपनिषद के, ये पढ़ लीजिएगा। इसका मतलब है कि इसमें एक बताया गया कि क्या होता है इसका मतलब। तो बताया गया अपॉन डेथ इंडिविजुअल गो टेम्पररी, यानी कि इस हिसाब से तो उपनिषद बोलते हैं कि जब हमारी मृत्यु होती है तो हम कुछ टाइम के लिए ऊपर स्वर्ग में जाते हैं, वहाँ से कुछ टाइम बिताते हैं, फिर दोबारा अर्थ पर आ जाते हैं, न्यू स्वरूप में, यानी नया जन्म मिलते, पर हमारी आत्मा वही रहती है। हम अगर अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, हम बुरा करेंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट जन्म है हिंदू कल्चर के हिसाब से बोला जा रहा है, जो हमारा नेक्स्ट जन्म है वो डिपेंड करता है कि हमने पिछले जन्म में क्या किया है। अगर हमने कुछ यहाँ कुछ बुरा किया तो हमें यहीं पे कुछ झेल के आना पड़ेगा, और नहीं झेला तो हम ऊपर जब जाएंगे तो हमें वहाँ सजा मिलेगी। जो भी हर कल्चर में ऐसा कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, वो डॉक्ट्रिन ऑफ उपनिषद, यानी कि उसको वो बाइंडिंग में बोल दिया गया है। बताया मोक्ष क्या होता है, जब हम जो अपनी सारी ज़िंदगी जीत लेते हैं, और जब हमारा जो मोटिव होता है फिजिकल वर्ल्ड में आने का वो पूरा जाता है तो हमें मोक्ष मिल जाता है, सब होता है। अब ये हो गया हमारा वीडियो पार्ट 1। सेकंड पार्ट 2 में हम लाएंगे जो हमने बताया जैनिज्म कल्चर और बुद्धिस्ट कल्चर, उसके बाद हम रामायण और महाभारत, उसके बाद हम जो इंडियन संस्कृत के लिटरेचर के जो राइटर थे, यानी कि जो उनके बारे में बताएंगे, और फिर जो भारत की जो नॉर्थ लैंग्वेज है उनके बारे में बताएंगे। चलिए इस वीडियो में आप इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।